दोस्तों बहुत हुई इधर उधर की बातें, राजनीति की बातें और बहुत सीरियस बातें, लेकिन आज हम कुछ हल्की फुल्की बातें करेंगे जिनको सुनकर आपका दिल और दिमाग एकदम हल्का हल्का महसूस करे, रिलैक्स फील करे। क्योंकि आजकल जितना स्ट्रेस और जितना वर्कलोड है उसके बीच आपको कुछ एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए होता है कि आप जैसे थोड़ा सा रिलैक्स फील करें। हर कोई इस सर्च में रहता है कि कहीं से कोई एक ऐसी दवा मिल जाए, एक ऐसा फॉर्मूला मिल जाए कि हम खुद को बेहतर महसूस करें। तो आज मैं आपके लिए खास मेहमान लेकर आई हूँ जो आपको बताएंगे कि इस वर्क लोड वाली लाइफ में, इस फास्ट लाइफ में किस तरह से खुद को थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा रिलैक्स फील करें। मेरे साथ नुपुर हैं। नुपुर वेस्ट बंगाल से के मुर्शिदाबाद से हैं। टोक्यो में योगा और माइंडफुलनेस कोच हैं। नुपुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अंबर for inviting me. This is such a wonderful show and I feel so glad and blessed to be here. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नुपुर, सबसे पहले क्योंकि आप भारत से हैं, वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद के एक छोटे गांव से टोक्यो तक आप कितने ही सारे लोगों को योगा और माइंडफुलनेस कोच करती हैं। कैसे ये इंस्पिरेशन आपको मिली योगा में आने की, लोगों की ज़िंदगी बदलने की? कहाँ से आपको ये सोच दिमाग में आई आपके? एक्चुअली मेरे दिमाग में कुछ सोच आया ही नहीं। मुझे लगता है कि ये जो दुनिया है ना, यूनिवर्स है, भगवान है, मुझे भगवान ने मेरा डेस्टिनी लिख दिए थे और हमेशा वो मुझे लेते गए। बस मैं करती गई जो मुझे वो कराते गए। ये मेरी बिलीफ है। बस हम अगर कुछ चीज़ें होते हैं जो बस हमें मानना पड़ता है। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह अनप्लैन्ड है, अभी भी अनप्लैन्ड है। जो मैं कर रही हूँ मुझे हर वक्त लगता है कि कोई करवा रहा है, तो करवा रहा है, मैं कर रही हूँ। और मेरे लिए अगर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में पीस आ रहा है, एंड दे कैन फाइंड द पर्पस ऑफ देयर लाइफ्स, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी की, दैट इज़ माई पर्पस ऑफ लाइफ, टू हेल्प अदर पीपल, कि उनके ज़िंदगी में पर्पस ढूंढने में मैं मदद करूं। तो बस मुझे लगता है कि दिस इज़ द थिंग विच आई एम बॉर्न फॉर। इसी के लिए मेरी इधर आगमन हुई है। भगवान ने मेरी जन्म इसीलिए दिया है और मैं अपना कर्म कर रही हूँ। सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। नुपुर, हम जानते हैं कि योग जो है वो विश्व भर को भारत ने दिया है, लेकिन जिस तरह से योग भारत में प्रैक्टिस होता है और जिस तरह से जापान में प्रैक्टिस होता है, क्या सिमिलैरिटीज हैं या कोई अलग फार्मूला है? भारत का अलग फार्मूला है, जापानीज फार्मूला अलग, क्योंकि सपोजली जापानीज आर सो परफेक्ट एंड एवरीथिंग। हाउ डू यू एक्चुअली दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जापान और भारत कल्चरली बहुत क्लोज है ना? लेकिन जो योग है वो भारत से जापान नहीं गया है, वो पूरा वेस्ट होके, अमेरिका होके जापान गए हैं। इसलिए जापान में योग है वो काइंड ऑफ स्टाइल स्टेटमेंट। जैसे एक आपने मैट ले लिया, आप टू रिड्यूस योर वेट, कि अपना थिन बॉडी पाने के लिए आप योग क्लास में जाते हो। और वो बिलीव करते हैं स्पेशली योग फॉर वुमेन, कि गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए योग है, ये सब के लिए नहीं है। और फिर जो बिक्रम योगा, अगर आपने सुना होगा, जो हठ योग है, एक्चुअली हठ योग तो अलग है, मतलब हठ योग तो हठ योग है, हाथा योगा। लेकिन जो हॉट मतलब हॉट योगा, यस, हॉट योगा, इट्स ऑल ओवर इन यूएस। एग्जैक्टली। तो वो बहुत फेमस हो गए हैं जापान में, और वो गए हैं अमेरिका से एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि जो योग का एसेंस है, जो रियल एसेंस है, वो लैकिंग है जापान में, और मुझे बहुत बुरा लगा था। और इसीलिए मैंने अपने योग का एसेंस है कि अपने लाइफ को ढूंढना, खुद को ढूंढना, जो हमारे 6 तरह के योग होते हैं। तो इसीलिए मैंने ये जो चालू किया, कुछ मैंने नहीं सोचा था कि मैं योग के गुरु बन जाऊंगी या टीचर बन जाऊंगी, क्या, या जो मैं आज कर रही हूँ ज़ेन मेडिटेशन जो भी करवा रही हूँ वो करूँगी। मैंने कुछ सोचा नहीं था। मैं बस अपने जो रियल योग है उसको मैं जापानीज को देना चाहती थी, कि ये एक हीलिंग है, कि बस आप अगर अपने बॉडी के लिए करना चाहते हो हठ योग, आप करो हाथा योगा, आप, लेकिन आप 6 तरह के योगा पूरी तरह प्रैक्टिस करो, पूरे बॉडी माइंड सोल के लिए, जो एक ही लाइन में आ जाए और आप अपने ज़िंदगी के पर्पस ढूंढ पाओ। बस वो मेरा था। तो बहुत ही अलग था, लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार ने पूरे दुनिया में कर रहे हैं। जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जून 21 को किया है, तो उससे
जो एसेंस जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत ज्यादा काम करना होगा रियल एसेंस फैलाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इवन आउटसाइड बॉडी के लिए भी कोई कर रहा है, एटलीस्ट योग तो कर रहा है ना, तो उसके थोड़ा सा तो एसेंस जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें बस इसको और फैलाना होगा कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा पाए, दुनिया भर के लोग। एब्सोल्युटली, और बहुत ज़रूरी है आज के वर्क लाइफ जिस तरह का कल्चर है और जितना स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि किसी ना किसी भी फॉर्म में एटलीस्ट लोग पिकअप करें इसको अपनी ज़िंदगी में। लेकिन ऊपर आप क्योंकि जापान में आप रहती हैं, जापानियों के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि वो किस तरह से परफेक्शन वाली ज़िंदगी जीते हैं, टाइम उनका मैनेजमेंट, एक सेकेंड काउंट्स देयर। हाउ इज़ दैट पॉसिबल एंड हाउ डू दे मैनेज दैट? एक्चुअली द जापानीज आर बॉर्न दैट वे, मतलब उसी लाइफस्टाइल के उसका परवरिश किया जाता है। जब आप बचपन से उसी लाइफस्टाइल में हो तो वो आपका लाइफस्टाइल बन जाते हैं, है ना। वही आपने सीखा है, वही आपने के माँ ने सिखाया, आपके पिताजी ने सिखाया, और उसी लाइफस्टाइल से 2 साल से, जैसे जापानीज में इवन 1 साल से भी वो चाहता है कि बच्चे खुद ही खाए, तो बिठा देते हैं सामने, दे देते 6, 7, 8, 12 साल 15 साल के बच्चों को माइक खिलाते हैं, है ना। तो वो खुद ही वो खाती है और फिर गिर जाते हैं, लेकिन वो गिरने दो, लेकिन वो खा तो रही है, 1-2 तो खा रही है, खा रहा है। तो मुझे लगता है कि वो उनके लाइफस्टाइल बन गया कि चलो उसको इंडिपेंडेंट बनाना है बचपन से, उसको टाइम का पंक्चुअलिटी सिखाना है, उसको हर चीज़ का मिनिमलिज्म सिखाना है, इसको हर चीज़ का वैल्यू देना सिखाना है। आपका छोटा सा चीज़ को किसी जापानीज को दो ना, इतने ग्रेटफुल हो जाएंगे, जो मुझे लगता है, आई एम सॉरी बट मुझे लगता है कि हम अगर ये थोड़ा सा लैकिंग है सब, हम अगर अच्छा चीज़ किसी को भारत में ना दे, थोड़ा सा एक्सपेंसिव, तो थोड़ा सा लोगों का इतना सेटिस्फाइड नहीं होता है। वहाँ से बस एक हैंकरचीफ दे दो किसी को, एक चॉकलेट दे दो, वो इतने ग्रेटफुलनेस के साथ रिसीव करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो ग्रैटिट्यूड है वो सिखाया जाता है बचपन से, और पंक्चुअलिटी सिखाया जाता है, लोगों को रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है, और लोगों को यू फर्स्ट सिखाया जाता है। तो आप अगर ये सब सिखाओगे तो इट्सेल्फ, मतलब हर परिवार में ये सिखाया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये हेल्प करते हैं पूरे एक अच्छा सोसाइटी बनाने में। एब्सोल्युटली। और ये परफेक्शन भी होते हैं, जैसे इसमें से ये जो परफेक्शन हमारे नज़र से उनको देख कि ये बहुत ही हम फिट नहीं हो पाएंगे वहाँ, लेकिन उनका लाइफस्टाइल है वो, है ना, तो फिट हो जाता है। लेकिन फिर भी कभी कभी ये स्ट्रेसफुल भी हो जाते हैं जब वो बड़े होके कॉर्पोरेट ज्वाइन करते हैं। कभी बहुत सारे विद डेडिकेशन, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो एक बार अगर ज्वाइन कर लिया तो पूरे लाइफ टाइम के लिए होता है, वो वहाँ के हर कंपनी के लिए होता था। अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन वहाँ के लाइक एनी कंपनी, चाहे वो मित्सुबिशी हो, टोयोटा हो, एक बार अगर आप ज्वाइन किए वो कंपनी, तो आप मतलब फुल लाइफ उसी कंपनी को दोगे, दैट लॉयल्टी। तो वो थोड़ा सा मतलब दिस इज काइंड ऑफ आपके कंपनी, आप पूरा 100% दोगे उसको, जो हमारे भारत में पूरे मतलब लैकिंग। अच्छा है बुरा है मैं जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो अपने जैसे अपने फैमिली को अपना टाइम देना है, द सेम अपने कंपनी अगर मैंने ज्वाइन किया वो मेरे फैमिली के एक्सटेंडेड फैमिली हो गए। सो दिस काइंड ऑफ थिंग। लेकिन ये कभी कभी स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, कभी कभी इतना परफेक्शन स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, एंड वहाँ पे भी स्ट्रेसफुल है, और इसीलिए बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन कोई भी सोसाइटी परफेक्ट नहीं होता है। एब्सोल्युटली। हाँ, मैं वर्क स्ट्रेस पे अब मैं आपसे बहुत सारी बात करने वाली हूँ, लेकिन आपने बताया कि जापान में यू फर्स्ट सिखाया जाता है, और मैंने इंटरनेट पे भी वीडियोस देखी हैं कि लोग पार्किंग का जैसे कॉन्सेप्ट होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि जो पहले आता है वो सबसे आगे पार्किंग करता है, लेकिन जापान में जो पहले आता है वो सबसे दूर पार्क करता है, और जो बाद में आता है वो उसको सबसे आगे जगह मिलती है। ये क्या यू फर्स्ट का ही एक हमें एग्जैक्टली ये यू फर्स्ट का ही एक एक्सटेंडेड रूप है। एक्चुअली जापान में हमेशा सामने वाला कोशिश करता है कि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये बस एक आदमी नहीं, ये सोसाइटी अगेन द पार्ट ऑफ द सोसाइटी हो गया, पार्ट ऑफ देयर लाइफस्टाइल हो गया। एंड इसीलिए वो देश इतना अच्छा है कि अगर कोई आ रहा है लिफ्ट से कि आप पहले निकलो फिर हम निकलेंगे, ये नहीं कि मैं जानता नहीं हूँ इसलिए हम निकल जाएंगे। ऐसे हर चीज़ में, हर छोटे छोटे चीज़ में ये लोग करते हैं। और यू फर्स्ट
टोटली आप अगर उसको वाव करोगे, सामने वाला करेंगे, आप फिर से करोगे, वो सामने वाला करेंगे। मतलब कभी कभी, अभी तो खैर वो ग्लोबल हो गया है, जब मतलब पूरे इतना ग्लोबल नहीं थे और ओनली जापान था, तो मतलब ये इतना ज़्यादा होता था कि कभी कभी हमारे देश से लोग जाने के बाद ये क्या हो रहा है, काइंड ऑफ थिंग, लाइक सो पोलाइट। एग्जैक्टली, जैसे हमारे लखनऊ में आप पहले हाँ, एकदम वही बात, आप पहले हो जाता है। जापान में भी बहुत बहुत पोलाइट है वो लोग, बहुत ज्यादा पोलाइट है। जी जी जी। लेकिन नूपुर, आज का जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, लोग जो वर्क प्रेशर है उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। हर कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की बात करता है। फीमेल्स के लिए भी है कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, पहले सिर्फ आदमी ही काम करते थे। इस सब कल्चर के बीच एक बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है, लोग पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। किस तरह से वो स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जाए, कोई क्विक फार्मूला लोगों के लिए? एक्चुअली मुझे लगता है कि मैंने जो अपने 21 साल, जो 22 साल होने वाला है जापान में, और बचपन से भी मैंने सीखा है ये, क्योंकि मैं एक बहुत ट्रेडिशनल भारतीय फैमिली में मेरी जन्म हुई थी। कुल देवता, पूरे योगिक स्टाइल से मेरी परवरिश हुई है, और उसके बाद स्ट्रेट मैं जापान चली गई। तो मुझे जो लगता है इसका रूट, हमें एक इंसान अगर 20 साल के हो जाए ना और लाइफस्टाइल ठीक ना रहे, तब आप चेंज करना चाहोगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो हमें जो करना है अभी, जब हमारे बच्चे जन्म ले रहे हैं ना, उनके लाइफस्टाइल उनको तभी से सिखाना होगा कि आप प्रेसियस हो, उसको तभी से एम्पावर करना होगा, मेंटली फिजिकली। तो रूट को देखना होगा कि हम अगर एक 25 साल के बच्चे को 25 साल के इंसान को बोल रहे हैं कि ये करो तो फिर होगा, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगा उस लाइफस्टाइल में अपने आप को ढालने के लिए। लेकिन अगर हम 2 साल के बच्चे से वही करवा रहे हैं, तो वो उसके पार्ट ऑफ लाइफ हो जाएगा। तो मुझे जितना लगता है कि बचपन से जो हमें सिखाया गया, हमारे जो स्क्रिप्चर है, हमारे जो फिलोसफी है कि हम ब्रह्मास्मि, कि आपके अंदर ब्रह्मा है, आप खुद को रिस्पेक्ट करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एरोगेंट बन जाओ, इसका मतलब ये है कि खुद, अगर हम, मेरे अंदर ब्रह्मा है तो आपके अंदर भी है। Absolutely. तो मैं मुझे अगर रिस्पेक्ट कर रही हूँ तो आपको भी रिस्पेक्ट करूँगी विद द सेम सेम स्टैंडर्ड, आई वुड से। तो इसीलिए तो ये जो, तब हमारे सोसाइटी चेंज होना शुरू करेगा। और वो जो कंपटीशन है, ऑफ कोर्स हमारे डेवलपिंग कंट्री है और हमें कंपटीशन ज़्यादा है दुनिया के और जापान से या अमेरिका से। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान ने हमें अगर इस बॉडी दिया है, अगर हमारे जन्म हुआ है, तो वी हैव टू डू जस्टिस। हम खुद के साथ अगर जस्टिस ना कर पाए तो सबसे बड़ा पाप होगा। तो इसलिए एक छोटे से उम्र में मेडिटेशन, छोटे से उम्र से योगा, छोटे से उम्र से खुद को रिस्पेक्ट करना। अगर किसी चीज़ में, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में मैं हो गई हूँ, तो वहाँ से कैसे निकले, क्योंकि ऑफ कोर्स मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मनी पूरी दुनिया चला रहे हैं, लेकिन अगर वो मनी आपकी ज़िंदगी ले रहे हैं, आपका पीस ले रहे हैं, तो वो क्या जिंदगी, इट्स नॉट वर्थ। तो मुझे द सेम काइंड ऑफ, और आपके अंदर अगर अहम ब्रह्मास्मि आप हो, आपके यू आर ऑलरेडी बॉर्न एम्पावर्ड, तो क्यों ना वहाँ से विद अ स्माइल निकल के कुछ और किया जाए। हो सकता है कि थोड़ा सा कम हो, थोड़ा सा स्ट्रगल हो, लेकिन उसमें आप अपने आप को ढूंढ पाओगे, अपनी ज़िंदगी ढूंढ पाओगे। तो नुपुर, हमने रिसेंटली कई सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे जहाँ पर वर्क प्लेस पे ही या ड्यू टू वर्क प्रेशर कई सारे लोगों की मौत हुई है, और कहीं ना कहीं इस वर्क प्रेशर को लोग ग्लोरीफाई भी करते हैं। कई सारे एग्जाम्पल मिलते हैं कि हमें इतने घंटे काम करना चाहिए, हम बहुत वर्कहॉलिक हैं। एक लड़की, आपने देखा होगा कि वो, उसकी शादी होने वाली थी इम्पैक्ट मेंबर में, वो ओवर वर्क प्रेशर की वजह से मर गई। एक लेबरर थी, आई थिंक वो किसी और कंट्री में थी, वो कई दिन से छुट्टी मांग रही थी, उसको छुट्टी अप्रूव नहीं हो रही थी, इवेंचुअली वो वर्क प्लेस पे ही बेहोश होकर मर गई। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं और जो इस तरह का वर्क प्रेशर है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, मतलब सम टिप्स फॉर द यू। डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से हियर कि अपने आप को पहले रखो। आप समझ रहे हो कि लोग आपसे, आपका प्रायोरिटी क्या है, आपको अगर देना है, आपकी ज़िंदगी पहला है, आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। और जितना टॉक्सिक थिंग्स है उसको वहाँ से डिडक्ट करो। एंड इफ़ यू फील
the place is not suitable for you and your well-being, leave, exit from there. जैसे अभी अगर हमारे कैमरा में अगर मेमोरी ना रहे तो उसको कुछ चीज़ें डिलीट करना पड़ता है अपने दिमाग से, अपने लाइफ से, और अपने पूरे वेलबींग को पूरी तरह ठीक करने के लिए कुछ लोगों को अगर अपने ज़िंदगी से डिडक्ट करना पड़े, डिलीट करना पड़े, प्लीज़ डू दैट बिकॉज यू आर योर फर्स्ट प्रायोरिटी. एब्सोल्युटली, एंड दैट्स द बेस्ट एग्जाम्पल यू जस्ट गिवन, बिकॉज हमारे लिए सबसे पहले हम ज़रूरी है. लेकिन जापान में हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म, पंक्चुअलिटी एंड एवरीथिंग, और वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी उम्र एज पीपल आर देयर मोर, जो ज़्यादा पॉपुलेशन है. तो वहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स भी क्या आती हैं? क्या प्रॉब्लम्स तो आती है, वहाँ पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है. वहाँ के डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आती है. जैसे बोला कि वो लोग दे आर डेडिकेटेड, टोटली डेडिकेटेड यू नो टू देयर कंपनीज. तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन जैसे कोई भी सोसाइटी परफेक्ट नहीं होते हैं, उनमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. और पहले जो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया था, अभी न्यू जनरेशन उसको बहुत सारे क्वेश्चंस उठा रहे हैं, और दे आर चेंजिंग when it comes to work. Definitely they are changing, they're dividing their work, they're giving space, बहुत सारे space दे रहे हैं उनके वर्कर को. लेकिन मुझे लगता है कि सिंस अदर प्रॉब्लम्स नहीं है जापान में, जैसे सेफ्टी है, जैसे आपके रूल्स बहुत अच्छे हैं. अगर आपको 3 महीने पहले यू नो इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, डिलीवरी के 3 महीने पहले आप मैटरनिटी लीव में जा सकते हो, उसके बाद 1 साल 2 साल तक आप रह सकते हो, ऐसे रूल्स हैं. तो मुझे लगता है कि दुनिया के और कंट्रीज से उसका रूल्स बहुत अच्छे हैं जो वुमेन को सपोर्ट करते हैं. और नॉट ओनली वुमेन, बहुत सारे चीज़ों को सपोर्ट कर, अभी तो पैटर्निटी लीव भी आ गए हैं उधर. तो मुझे लगता है कि हाँ, वर्क प्रेशर है उधर, लेकिन अदर रूल्स जो है वो कंपेंसेट कर देते हैं. लेकिन अभी के जो यंग जनरेशन है, दे आर डेफिनेटली चेंजिंग द थिंग्स. ओके, आजकल एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि लोग रात भर जागते रहते हैं, सोशल मीडिया, मोबाइल सर्फिंग करते रहते हैं, इंटरनेट पर ही रील्स और पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं. और बहुत सारे लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर देते हैं कि मोबाइल ना भी देखें, मोबाइल पे कुछ टाइम स्पेंड ना करें, उसके बावजूद भी दे फाइंड इट हार्ड टू स्लीप. इनफैक्ट ये मेरे साथ भी है, मुझे कई घंटे लग जाते हैं सोने के लिए. पता नहीं किस तरह की सोच दिमाग में आती है और दिमाग सुपर एक्टिव हो जाता है. तो नींद आने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि ये बहुत कॉमन है इंडिया में ख़ास तौर से. एग्जैक्टली 1 मिनट के टिप्स से तो किसी का नींद नहीं आएगा, ये लॉन्ग प्रोसेस है. फिर भी मैं बोलूँगी, आप अगर भगवान में विश्वास करते हैं तो जप करना शुरू कर दीजिए. और मेडिटेशन, कभी कभी हम किसी और के पास मेडिटेशन क्लास में जाते हैं, इतना इफेक्टिव नहीं होता है. जो हमारे मन से जो आता है, आई थिंक दैट इज़ मोर इफेक्टिव. एंड मैं आपको बोलूँगी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स है, आप ज़िंदगी से क्या चाहते हो, आप वो इमेजिन करना शुरू करो विथ योर आइज क्लोज्ड. और जितने नेगेटिव एनर्जी है, जितने नेगेटिव पीपल है, आप उसको पूरी तरह भूल जाओ. एंड द पॉजिटिव पीपल, फर्स्ट आप पॉजिटिविटी से शुरू करो, उसके बाद आप पूरी तरह अपने आप को उस इमेजिनरी वर्ल्ड में थ्रू मेडिटेशन लेके जाओ. दिस इज़ वन टिप्स. द सेकेंड इज़ डेफिनेटली द ब्रीदिंग. आप ब्रीदिंग करो. आप अगर वर्क प्लेस में आप हो एंड यू आर स्ट्रेस्ड, स्टार्ट डीप ब्रीदिंग. ऑल काइंड ऑफ डीप ब्रीदिंग करो, चाहे वो अनुलोम विलोम हो, चाहे वो कुछ हो, लेकिन द फर्स्ट स्टार्ट विद द डीप ब्रीदिंग टोटली एटलीस्ट 11 टाइम्स, उससे भी ज़्यादा हो. फिर ऑल द अगेन आई सेड कि ऑल द पॉजिटिव थिंग्स जो अभी तक आपने किया आपके लाइफ में, थिंक अबाउट दैट. वो इंस्टेंटली आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर देगा. दिस इज़ I'm talking about workplace. Again, I'm coming back to the नींद के लिए आप पूरी तरह, चाहे आप यूनिवर्स में बिलीव करते हो, चाहे वो भगवान में बिलीव करते हो, चाहे किसी भी गॉड में बिलीव करते हो, अपने आप को सरेंडर कर दो एंड वहाँ पे जब करना शुरू करो. एंड दैट मेडिटेशन प्लेस जहाँ पे आप अपने आप को जो आप बनना चाहते हो, यू फील दैट एंड टेक योर सेल्फ देयर विदाउट एनी नेगेटिव एनर्जी. इट विल हेल्प यू टू स्लीप. मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली. मैंने वो वर्ड यूज नहीं किया था क्योंकि बहुत सारे it's very common, like manifest. Some people are like
teaching the techniques of how to manifest and everything. It's all over the social media. Exactly. Is it like true? There is are there any techniques to manifest? No, there is no technique to manifest. Actually ये सब कमर्शियल है, ये सब बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी, फिर मैं वापस जाऊँगी जहाँ से हम शुरू किए थे, हम ब्रह्मास्मि, कि आपके अंदर ही वो है, लेकिन आपको बस रियलाइज करना होगा। तो बस इसीलिए हम भारतीय सभ्यता में क्या है, गुरु की जरूरत होते हैं, लेकिन हमें कभी कभी अच्छे गुरु नहीं मिलते। आज की दुनिया में कहाँ मिलते इतने अच्छे गुरु, है ना? तो खुद ही खुद के गुरु बनो। माँ आनंदमयी माँ, आप अगर नेट पे देख लेना, वो खुद को सिखाए थे सारे योगिक क्रिया। तो अगर आपके गुरु नहीं है तो आप खुद के गुरु बनो, क्योंकि वी आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, द एंटायर यूनिवर्स इज इनसाइड यू। अहम ब्रह्मास्मि। तो खुद के गुरु बनो, खुद को और भी ज्यादा एलिवेट करो, जहाँ पे शक्ति को पहचानो। एग्जैक्टली, अपने शक्ति को पहचानो। मेरी हिंदी खराब है, आप लोग मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन हाँ, अपने जो पावर है उसको पहचानो और एलिवेट करो जहाँ पे जो करना चाहते हो। मुझे तो नहीं लगता कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल है लाइफ में, लेकिन हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है ना? यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है ज़िंदगी में, लेकिन मेरे लिए डॉक्टर बनना, आई डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर। कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए होता है, उसी रास्ते में हमें जाना चाहिए। एब्सोल्युटली। लेकिन नूपुर, आपने कहा कि कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए होती है और हमें वहाँ जाना चाहिए, लेकिन आजकल एक कोटा जो राजस्थान में है हमारे, और वहाँ पे स्टूडेंट्स की कोचिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स की जो सुसाइड केसेस हैं, इट्स वेरी कॉमन, और ये बहुत कंसर्निंग है। ज़्यादातर बच्चे सुसाइड नोट में लिख के जाते हैं कि आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैं ये नहीं करना चाहती थी, करना चाहता था। और ये जो एक्सपेक्टेशंस है, और अपनी एक्सपेक्टेशंस का बोझ बच्चों पे लाद देना, बच्चे नहीं कर पा रहे हैं फिर भी वो सुसाइड जैसे ऑप्शंस पे आ जाते हैं। इनफैक्ट यूथ जो लव रिलेशनशिप सपोजली आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, तो उसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ तब सुसाइड कर लिया। तो ये सारा जो इस तरह की जो थॉट है, उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं? एक को मैं एड्रेस करना चाहूँगी। पहले मैं कोटा में जाना चाहूँगी। ट्रेन है अभी? जी प्लीज। ट्रेन है अभी? नहीं। अच्छा, एनीवेज, तो मैं कोटा में अभी जो हमारे बच्चे, जो मिडिल क्लास के बच्चे अभी जो है हम अगर पेरेंट्स जो एक्सपेक्ट करते हैं हमारे बच्चे हमारे प्रॉपर्टीज़ है, आई एम सो सॉरी पेरेंट्स, वो आपके प्रॉपर्टीज़ नहीं है। उनको जीने दो, क्योंकि वो उनके अंदर ही उतना ही पावर है जितना आपके अंदर है, और उनको डिसाइड करने दो। उनको इतना एम्पावर करो कि वो खुद डिसाइड कर पाए कि वो क्या करना चाहते हैं अपने ज़िंदगी के साथ। तो उनको स्पेस दो, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप द स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स आपके ऊपर अगर थोपा जा रहा है, आप कम्युनिकेट करो अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि जो पेरेंट्स उनको भेज रहे हैं दे आर क्वाइट एजुकेटेड, इसीलिए चाहते हैं कि वो IIT में जाए, क्वाइट एजुकेटेड। नो, बट सम एजुकेटेड पीपल आर आल्सो एडमेंट, दे जस्ट यू नो जस्ट पुट देयर थॉट्स ऑन देयर चिल्ड्रन। वो करते हैं ज़बरदस्ती, ऐसा होता है? नहीं, ज़बरदस्ती करते हैं, मुझे पता है ज़बरदस्ती करते हैं, कर रहे हैं, इसीलिए तो इतना सुसाइड हो रहा है ना? तो अगर बच्चे, आपको मैं बोलना चाहूँगी कि आप अगर पहले कम्युनिकेट करने की कोशिश करो अपने पेरेंट्स के साथ कि दिस इज़ नॉट समथिंग आई वांट टू डू। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे कि तो कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकता है, क्योंकि कब तक मैं अपने आप पर थोपता रहूँगा। अगर फिर भी पेरेंट्स ना माने तो अपने, यू आर ऑलरेडी 18 एंड मोर देन 18 में भी, तो अपने रास्ता खुद चुनो। आई एम सो सॉरी टू से, आप यू डोंट डिजर्व टू डाई। आपको सुसाइड करने की कोई हक नहीं है, क्योंकि आप इस ज़िंदगी दिया गया है जीने के लिए। तो सुसाइड मत करो, उससे अच्छा है दोनों रास्ता अगर है, खुद अपना रास्ता चुनो, और सुसाइड करो तो अपना रास्ता चुनो, सुसाइड मत करो। क्योंकि आप एंड ऑफ द डे आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे, और आपका पूरा हक है कि अपने ज़िंदगी को चुनने का। एब्सोल्युटली। हाँ। वो जो मैंने यूथ में के बारे में पूछा था आपसे कि जो रिलेशनशिप में तो और भी डिसअपॉइंटमेंट, ये तो पूरे दुनिया का एक ही है, डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं। देखो, मैं पहले बोलूँगी कि अगर आप किसी को लाइक करते हो तो आप बोलो उसे, मैं पूरी तरह, मैं सबको सपोर्ट करती हूँ, बोलो उसे। अगर उसका 2 रास्ता है, एक एक्सेप्ट, एक रिजेक्ट, ठीक है? एक्सेप्ट किया तो बहुत अच्छा है, अगर रिजेक्ट किया तो डेफिनेटली ओके, आई ट्राइड,
ये दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आई ट्राइड। आपने कोशिश किया कि हाँ आपको बाद में रिग्रेट नहीं होगा क्योंकि चलो उस लड़की की शादी हो गई और मैंने कभी बोला ही नहीं, वो रिग्रेट नहीं होगा। आपने कोशिश किया था लेकिन वो हुआ नहीं। आपका रास्ता अलग है, आप अपने आप पे कंसंट्रेट करो और आप देखो कि किस तरह से आप अपने आप को और भी एम्पावर कर सकते हो, एलिवेट कर सकते हो। दिस इज़ अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करना सबसे, दिस इज़ योर द फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड द लड़की या लड़के की तरफ से जिसको अप्रोच किया गया था उसके तरफ से बोलूँगी मैं, देखो कोई भी किसी को लाइक कर सकते हैं until unless it is respect way, you know, respected and this is आप अप्रोच लाइक ठीक से अप्रोच किया उस लड़के ने अगर आपको, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि उसको आप पूरी डिसरेस्पेक्ट करो कि हाउ डेयर यू टू टेल मी और समथिंग लाइक दैट। रिवेंजफुल हो जाते हैं और केसेस ऐसे आते हैं कि लड़की को मार दिया, लड़के को मार दिया। लड़कियों को तो मारना इज वेरी कॉमन, लड़कों के साथ भी ऐसा आ रहा है। हाँ, तो इसीलिए तो हमें सोसाइटी को चेंज करना होगा। अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है तो इट्स ओके, इट्स हर और हिज चॉइस कि ये नहीं कि आप किसी को लाइक करते हो तो सामने वाला भी आपको लाइक करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो पहले आपको दिमाग में किसी को अप्रोच करने से पहले आपके दिमाग में ये बिठाना होगा कि ये रिजेक्ट भी हो सकता है, ये एक्सेप्ट भी हो सकता है। तो खुद को एम्पावर करो और हाउ एंड रिस्पेक्टफुल वे उसको अप्रोच करो। तो इसे ये जो हो रहा है ना कि इसी को रिवेंजफुल हो रहा है, दिस इज आप सोचा है कि क्या कर रहे हो अपनी खुद की ज़िंदगी के साथ और जिसको मार रहे हो उसके ज़िंदगी के साथ? आप भी वहाँ पे, आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म, जिसको मार दिया उसका ज़िंदगी भी ख़त्म। क्यों? आप जो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं वो सी वांट अ डिफरेंट लाइफ, लेट हर लीव। और आप क्या जेल में पूरी ज़िंदगी सड़ना चाहते हो? आप डू यू डिजर्व दिस काइंड ऑफ लाइफ? पहले कुछ करने से पहले खुद से काउंसलिंग करो। डू यू डिजर्व दिस काइंड ऑफ लाइफ? अगर आप डिजर्व नहीं करते हो तो लेट हर लीव एंड यू चूज अ रेस्पेक्टफुल वंडरफुल लाइफ। और उसको जीने दो और खुद जियो। देखोगे कि आपकी जिंदगी move ahead and find somebody else. Exactly, move on. This is not the end of the world. You will definitely find someone else जिसके वाइब से आपका वाइब मैच होगा। कोई आपके लिए इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, प्लीज अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। बिल्कुल। तो पूरा एक केस मुझे अभी रिसेंट याद आ रहा है, मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी थी मीडिया में कि एक लड़का था, वो शराब और इस तरह की हरकतें करता था। माँ बेचारी उससे बहुत परेशान थी, वो उसको रोकती थी और माँ ने उसको डांटा होगा तो उसने माँ को चाकू से गोद डाला। और इतना ही नहीं, उसने कलेजी, गुर्दा और आंतें सब कुछ दिल निकाल कर तवे पे सेक कर खाया। और जब मोहल्ले पड़ोस वाले इकट्ठे हो गए, उन्होंने ये सब देखकर सबका मतलब हक्का बक्का रह गया कि आखिर ये हुआ क्या। और जब पुलिस को बुलाया तो तब पता चला कि उसने माँ के कलेजी, गुर्दा ये सब मार के भून के मतलब खा लिया। जस्ट इमेजिन, मतलब आई कैन जस्ट इमेजिन दैट। इट्स गिविंग मी रियली एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह का माइंडसेट कैसे डेवलप होता है? अंबर, एक्चुअली आपने भी सुना होगा देव और असुर। अभी तो नवरात्रि चल रही है ना, और बंगाल में दुर्गा पूजा चल रही है। तो असुर और देव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी, हमारे सोसाइटी में दोनों एनर्जी है। तो मैं बोलूँगी वो लड़का असुर है। कोई अपने स्टेबल माइंड से ऐसा काम किसी के साथ नहीं कर सकता एंड वो he doesn't deserve to be in this society. Absolutely. तो अगर वो अपने माँ के साथ कर सकता है, किसी के साथ भी कर सकता है एंड वो completely 100% असुर है। असुरिक जो शक्ति है वो पूरी तरह हावी है उसमें। जो इसकी क्या ट्रेट्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे लोगों को हम इनिशियल स्टेज पे पहचान पाएं? इसका कैरेक्टरिस्टिक मुझे लगता है कि उसके माँ को कुछ ऐसा तो हुआ ही होगा कि बचपन से अचानक से नहीं कर दिया होगा ना, अब वो भी अपने माँ के साथ। तो मुझे लगता है कि उसके माँ को, अगर मुझे नहीं पता इतना बैकग्राउंड क्या है उसका, लेकिन जो भी उसके क्लोज है उसको पता ही होगा कि ऐसा हुआ था। अगर ऐसा हुआ था तो मुझे उसका काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। और काउंसलिंग के बाद भी अगर नहीं होता है तब आई थिंक वी हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। लेकिन हम लोग अपने सोसाइटी में ये तो होता ही है, इग्नोर कर देते हैं बहुत सारे बच्चों को। बच्चे अगर कुछ, अरे वो बच्चा है,
कुछ अगर ऐसा काम कर रहा है, किसी को मार रहा है या खासतौर से ये काम माँ ही करते हैं, मेरा बच्चा है, अरे ये बच्चा है वो ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं है। तभी से उसका शुरुआत हो जाता है, तो पहचानो, तभी से काउंसलिंग करो। एंड मुझे लगता है कि आज भी बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे यूथ ऐसे है जो आज माँ समझते हैं अरे मेरा बेटा है, ऐसा ही मतलब मेरा बेटा सबसे अच्छा है। तो ऐसे मत कीजिए प्लीज। अगर ऐसे आपके फैमिली में है तो उसको बचाइए, क्योंकि वो उसका जिंदगी तो खत्म, तो उसको बचाइए और खुद को भी बचाइए। उसके अगर काउंसलिंग की जरूरत है प्लीज काउंसलिंग करवाइए, क्योंकि ये हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये असुर है। और अगर इसको देव बनाइए, इसको पूरी तरह, उसके जो नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह हावी हो गए, उसको प्लीज पॉजिटिव में टर्न कीजिए through different steps, through counseling, whatever steps it takes, because ये end of the day आप ही के बच्चा है, उसके ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। ऐसे ही बोल सकती हूँ। तो क्विकली नूपुर मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल लोग, क्योंकि हेक्टिक लाइफ शेड्यूल है, फास्ट लाइफ है, लोग फिटनेस, हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं, लोग फिटनेस को लेकर बहुत कंसर्न रहते हैं। क्या कुछ किया जाए क्विकली कि लोग अपने आप को फिट रख सकें? The first tip I would like to say that eat healthy, or eat healthy, eat less, or think healthy, think less, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी ला देते हैं। सो ईट हेल्दी, ईट लेस, थिंक हेल्दी, थिंक लेस। आपके लाइफ में जिन लोगों की ज़रूरत नहीं है उसको डिडक्ट करो। जितना मेमोरी आपके कम होगा, अच्छे लोगों के साथ रखिए और नेगेटिव लोगों को पूरी तरह डिडक्ट कर दीजिए वहाँ पे। और अदरवाइज एंड द अदर थिंग्स इज व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइज, योगा करना शुरू कर दीजिए, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना पार्ट ऑफ लाइफ बना दीजिए। और क्योंकि आप बस फूड ही नहीं खा रहे हो, जो देख रहे हो वो खा रहे हो, जो सुन रहे हो वो खा रहे हो, तो अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये आपका लाइफ है। एंड ऑफ द डे ये आप जियोगे, क्योंकि आपके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा ना, आपके आसपास वाले नहीं, आप ही भुगतोगे। तो पूरी तरह अपने आप को हर तरह से हेल्दी रखो। थिंक, ईट एंड द पीपल you are surrounded by. Absolutely. Completely healthy life. नूपुर, एक मैं आपसे और सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल पोस्ट कोरोना जो हार्ट अटैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कोई भी 18 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, कोई मतलब आप कम से कम उम्र और हेल्दी से हेल्दी इंसान को देख लीजिए, वर्कआउट करते हुए, डांस करते हुए, चलते हुए, कोई भी कहीं पे सो रहा है, रात को सुबह नहीं उठ रहा है। जो हेल्दी हार्ट है उसके लिए क्या किया जा सकता है? एक्चुअली मुझे लगता है कि हमारे बॉडी तो पूरी तरह एक क्या बोलते हैं उसे, फैक्ट्री है। इफ यू सी, तो हमें देखना होगा हर चीज़ हमारे ठीक है कि नहीं। एज ए सेड कि आप थिंक हेल्दी, ईट हेल्दी, उसके साथ साथ जितना एक्सरसाइज है वो कीजिए और अपने खुद को चेकअप करवाते रहिए। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, डेफिनेटली आवर पोल्यूशन इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। फॉर एवरी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर गेटिंग इफेक्टेड, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो आप लिवर हो, क्योंकि हम लोग इसी में ब्रीदिंग ले रहे हैं। तो ये एक कम्युनिटी एफर्ट होना चाहिए कि लेट्स मेक आवर कंट्री पोल्यूशन फ्री। वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एक इट वुड बी अ रेवोल्यूशन, इट वुड बी काइंड ऑफ अ स्लोगन that it's not only one person's thing to do. I think it is as a community हमें सबको बचाना है and pollution free society बनाना है and pollution free outside and inside as well. Absolutely, that's totally very important. Very important. तभी हमारे heart भी बचेंगे and heart तो be empathetic towards other. Absolutely. क्योंकि आप जो दोगे ना वो वापस आएगा। सो प्लीज़ प्यार फैलाइए। दैट इज़ वेरी, बस बोलिए मत ऐसे, मतलब जस्ट फॉर सेक ऑफ सेइंग, यू जस्ट से लव लव लव, जस्ट इम्प्लीमेंट इट absolutely with your life and people. And with that, Nupur, thank you so much for joining our show and sharing wonderful quick tips for Thank you healthy so much. lifestyle. Thank you so much. Thank you for Namaskar. having me. Thank you. Namaskar.